यूं कहाँ से? क्या डिस्कशन कर रहे थे? क्या? अच्छा, मौलिक अधिकार ना। मौलिक अधिकार का। और मैंने कहा था कि मौलिक अधिकार 12, इसमें तो आर्टिकल पढ़ना है। यही एक ऐसा पार्ट है कि जिसमें आर्टिकल और सब आर्टिकल्स को साथ जोड़ करके पढ़ना है, नहीं? अच्छा, इसमें फंडामेंटल राइट्स में ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स में जो मैंने आर्टिकल वाइज बांटा था, तो मैंने कहा था कि 12 13 को एक अलग पढ़ना है, ठीक है? और 14 से लेकर के 30 तक और फिर 31 भी साथ पढ़ना है, और साथ साथ 32 को अलग करना है, और उसके बाद 33 से लेकर के 35 तक अलग देखना है। यही था ना नॉर्मली फंडामेंटल राइट्स का। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो 12 12 कहता है, आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा देता है। तो राज्य का मतलब क्या है? मन में तो एक प्रश्न आता है ना कि राज्य की जो परिभाषा देता है तो राज्य का मतलब क्या है। मैं यहाँ पर जो शब्दावली है तो बड़ा कंफ्यूजन करता है कि कहीं यहाँ पर राज्य का कुछ और मीनिंग है, यहाँ पर राज्य का मीनिंग कुछ और है, कुछ और है। मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि आर्ट फंडामेंटल राइट्स यानी अधिकार व्यक्ति द्वारा मांग किया जाता है और राज्य उसको देता है। ध्यान रखिएगा, राज्य उसको देता है और व्यक्ति मांग करता है। यानी कि राज्य द्वारा व्यक्तियों को दिया जाने वाला अधिकार जो संवैधानिक रूप से रहेगा। क्लियर? अब यहाँ पर राज्य, तो राज्य कौन है? वह यही है। तो इस राज्य के अंतर्गत किसको शामिल करेंगे? इस राज्य के अंतर्गत जो हम शामिल करेंगे उसमें हम विधायिका को शामिल करेंगे। इसमें हम विधायिका को शामिल करेंगे। इस राज्य के अंतर्गत जिसको हम शामिल करेंगे, कार्यपालिका को शामिल करेंगे। इस राज्य के अंतर्गत हम किसको शामिल करेंगे? तो स्थानीय स्वशासन को शामिल करेंगे। इस राज्य के अंतर्गत हम किसको शामिल करेंगे? तो हम शामिल करेंगे अर्ध सरकारी संस्थाओं को। इसके द्वारा जो अधिकार, जो विधायिका के द्वारा या संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, समता का अधिकार, समानता का नहीं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, इसके द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यदि इस ये उल्लंघन करता हो, विधायिका कोई ऐसा कानून बना देता हो, कार्यपालिका ऐसा कृत्य करता हो, कार्य करता हो, नहीं, तब सीधे हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे या हाई कोर्ट में चले जाएंगे। से राज्य अनुच्छेद 12 जो है राज्य के परिभाषा देता है और राज्य के अंतर्गत इसको शामिल करता है, न्यायपालिका को शामिल नहीं किया गया। बड़ा कंफ्यूजन है। क्या मैं राज्य के अंतर्गत न्यायपालिका को रखूं? तो नहीं, न्यायपालिका इन अधिकारों का संरक्षक है, वो अधिकार नहीं देता है। ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 12 जो है वह राज्य की परिभाषा देता है और बताता है कि राज्य के अंतर्गत कौन सम्मिलित होगा। क्लियर? 13 कहता है कि यदि इनमें जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, यदि कोई ऐसा कानून बना दे, विधायिका कोई ऐसा कानून बना दे, विधायिका का मतलब केंद्रीय विधायिका राज्य विधायिका दोनों है, कार्यपालिका का मतलब केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका दोनों है, स्थानीय स्वशासन का मतलब पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, दोनों हो गया, वार्ड हो गया, मुखिया हो गया, कोई भी। अर्ध सरकारी संस्था का मतलब LIC हो गया, ONGC हो गया, कोई भी।
यदि इसके द्वारा उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 13 जो एक प्रकार का फंडामेंटल राइट्स का सुरक्षा प्रहरी है, ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स का सुरक्षा प्रहरी है 13। क्लियर? और 13 के तहत, अनुच्छेद 13 के तहत यदि कोई भी संस्था यदि आपके अधिकार का उल्लंघन करता है तो 13 उसको रोकता है। अब 13 कहता है कि कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो। 13 में कई उपबंध है। 13 जो होता है, 13 कहता है, 13(1) और 13(2) कहता है कि कोई उपबंध, कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा, कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो। ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर यदि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को जीरो घोषित कर देंगे हम। तो कौन करेगा? तो जुडिशियरी करेगा। कौन किसके पास अधिकार है? जुडिशियरी के पास। अर्थात विधायिका यदि कोई कानून बनाती है, यदि विधायिका कोई कानून बनाती है तो उस कानून की समीक्षा करने का अधिकार जुडिशियरी के पास है। उस कानून की समीक्षा करता है। इसी प्रक्रिया को न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को जुडिशियल, कि यदि कोई ऐसा कार्य करता है या विधायिका कोई कार्य करे, कोई कानून बना दे, या कार्यपालिका कोई कृत्य करे कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो, और कोई अध्यादेश जारी कर दे इस संबंध में कार्यपालिका, तब उसमें कोई भी प्रकार का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा तो वह कानून जीरो हो जाएगा। और इसके तहत 3 के तहत अध्यादेश को रख दिया। बात तो ठीक थी कि विकास करने के लिए हमको अधिकार चाहिए, और लोकतंत्र की तो विशेषता है फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि बिना फंडामेंटल राइट से किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि उदारवादी व्यवस्था तो इसी से डिपेंड है कि व्यक्ति अपने इच्छानुसार विकास करेगा। अब विकास फंडामेंटल राइट्स में एक समस्या थी, समझिए। फंडामेंटल राइट्स में जो दिया गया, अनुच्छेद 19 का 1 में F में दिया हुआ है, और अनुच्छेद 31 पढ़िए एक साथ, तब कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि कोई फंडामेंटल राइट्स ऐसा है कि कोई भी, हम किसी पर आप खत्म ही नहीं कर सकते, आप दे दिया हमने नागरिकों को, और राज्य और नागरिक के बीच जब भी लड़ाई होगी तो जुडिशरी हमेशा नागरिक के पक्ष में जाता है। 99% में ऐसा केस होगा कि जब भी केस में राज्य और स्टेट वर्सेस व्यक्ति के बीच में अगर लड़ाई होगी तो ज्यादातर जुडिशरी भागेगा फंडामेंटल राइट्स की तरफ। क्लियर? अब यहां समझिए, इसमें संपत्ति रखने का अधिकार है, संपत्ति रखने और विस्तार का अधिकार है, और इसमें भी संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, यानी कि संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स को, यानी संपत्ति के अधिकार को आप खत्म ही नहीं कर पाइएगा। विवाद यहीं से क्रिएट शुरू हो गई। और क्योंकि संपत्ति रखने और संपत्ति का विस्तार करने का अधिकार है, तो भारत में तो बड़े पैमाने पर जमींदारी प्रथा लागू थी, और संपत्ति का तो केंद्रीकरण हो चुका था। संपत्ति तो कुछ लोगों के हाथों में बंध गया था। नहीं, जितने जमींदार थे वो तो मालामाल थे, और संख्या उसकी कम थी, लेकिन आम नागरिकों की संख्या कम थी, तो उसका शोषण हो रहा था। और क्योंकि समाजवादी व्यवस्था में कभी भी जमींदारी प्रथा को स्वीकार ही नहीं किया गया है, समाजवादी व्यवस्था तो
ये धन के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। और जब तक समाज में सभी को समानता नहीं दिया जाएगा तब विकास कैसे होगा। समानता का मतलब आर्थिक समानता भी है। हाँ, धन का केंद्रीकरण है। तो एक तरफ आपने फंडामेंटल राइट्स में आपने दे दिया संपत्ति का अधिकार, और दूसरी तरफ कर रहे हम समानता स्थापित कर रहे हैं। मतलब अजीब सा ये करें कंट्राडिक्शंस क्रिएट हो रखा है। एक तरफ फंडामेंटल अधिकार है कि सब संपत्ति रखेगा और संपत्ति का विकास करेगा, और उसको भी बांध दिया आपने कि ये कोई नहीं छीनेगा। और एक तरफ कहते नहीं जी हम सबको बराबर लेकर के आएंगे। तब बराबर कैसे लेकर के आएंगे बंधु? यानी कि उसका संपत्ति वो या तो दान कर दे संपत्ति को, धन का केंद्रीकरण कर दे, न्यासिता का सिद्धांत लागू कर दे, या फिर कहिए कि नहीं उससे संपत्ति लेकर के जमीन लेकर के सब में बांट दीजिए। ये एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होगा। और ज्यादा समय नहीं लगा, 1950 में संविधान लागू हुआ और पहला संविधान संशोधन इसी पर हो गया। क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में आई तो उस समय कांग्रेस जो स्वतंत्रता आंदोलन में खड़ी थी, और जो लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, उस उन सब की एक ही इच्छा थी कि हम जब आजाद हो जाएंगे तो हम मालिक होंगे। हम आजाद होने के बाद मालिक होंगे, हमारी संपत्ति पर, मेरा जमीन पर मेरा अधिकार होगा। ऐसा तो नहीं ना होगा कि जॉन के बाद गोविंद कोई बन जाएगा। ऐसा तो नहीं ना होगा कि जॉन के बाद यदि गोविंद सत्ता में आ गया और उसी तरीके की मानसिकता हो गई तो जाए या न जाए बात तो बराबर ही है। शोषण तो तब भी हो रहा है। और क्योंकि कांग्रेस या सभी दल समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित है, खुद नेहरू बहुत प्रभावित थे, तो 1951 में एक बड़ा परिवर्तन आया। एक साल भी नहीं हुआ था संविधान सही से, और 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ। पहला अमेंडमेंट यहीं से हुआ, फर्स्ट संविधान संशोधन। और प्रथम संविधान संशोधन में ही जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया। जमींदारी प्रथा समाप्त, यानी कि संपत्ति पर अधिकार समाप्त। तो सीधा सीधा मेरा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन, ठीक है। और साथ साथ भूमि सुधार व्यवस्था, भूमि सुधार व्यवस्था लागू कर दिया। और सिर्फ लागू ही नहीं किया बंधु, एक नया एक और चीज डाल दिया। क्योंकि संपत्ति का अधिकार छीन लिया था, जमींदारी प्रथा छीना गया नहीं, तो जमींदारी प्रथा छीना गया तो तुम भागोगे जरूर कोर्ट, और कोर्ट में भागोगे तो हम लागू नहीं कर पाएंगे। तो एक बड़ी व्यवस्था लागू हुई, और इसी व्यवस्था में बना दिया, 9वीं अनुसूची बना दिया, और जितने भी इस तरीके कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया। और क्योंकि मैंने कहा कि जब भी कोई ऐसा होगा तो जुडिशियरी के पास जाएगा, और जुडिशियरी के पास जाने का मतलब है उसकी समीक्षा करेगा, और समीक्षा का मतलब है कि वो पास होगा कि नहीं होगा जुडिशियरी तय करेगा। इसको ना इस सूची में यह लिख दिया गया, जो भी इस सूची में विषय शामिल होगा ना वह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होगा, जुडिशियरी के हाथ से बाहर। ऐसा कानून बना दिया गया कि जो भी विषय 9वीं अनुसूची में शामिल होगा वह समीक्षा में नहीं जाएगा, समीक्षा होगा ही नहीं। और जब समीक्षा नहीं होगा तो लागू हो जाएगा। इसीलिए देखिएगा जब हाल ही में अभी जातीय जनगणना, जब जातीय गणना हुई तो देखा नहीं कि अनुसूची 9वीं अनुसूची में डाल, क्यों डाला जाए 9वीं अनुसूची में? ताकि जुडिशियरी में जाओ ही नहीं, क्योंकि फंसा हुआ पेज फंस गया जुडिशियरी में। आज जुडिशियरी में जाने का मतलब एक स्टे लग जाना, तो लागू ही नहीं होगा। इसलिए बोल रहा है कि 9वीं अनुसूची में कोई भी विषय 9वीं अनुसूची में डालोगे ना तो समीक्षा के बाहर चला जाएगा। हालांकि 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं जी 9वीं अनुसूची की भी हम समीक्षा कर सकते हैं, हालांकि ऐसा भी अभी तक हुआ नहीं। बात तो ठीक है कि यहां तक चला, क्लियर। अब इसके खिलाफ तो ऐसा तो नहीं था कि आंदोलन नहीं होगा, बात तो होनी थी।
क्योंकि यह तो सीधा सीधा 13 का उल्लंघन है। नहीं, और 32 तो अधिकार देता है कि तुम कोर्ट में आ जाओ। इसके खिलाफ कोर्ट में सब गया, इसके खिलाफ कोर्ट में गया, और कोर्ट में 1951 में एक केस गया। ठीक इसके बाद वह केस था शंकरी प्रसाद मामला। शंकरी प्रसाद मामला। और ठीक इसके बाद 1965 के दौरान एक केस गया सज्जन प्रसाद मामला। इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट आया ही था, तो नया नया सब बना था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो पहले ही हो गई थी, लेकिन भारत क्योंकि आजादी नई नई मिली थी और सबके मन में था एकदम अब सब बराबर, ठीक है हम एकदम नया देश ही खड़ा कर देंगे, सब बराबर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून को महत्व दे दिया, कहा कि नहीं जी कानून गलत नहीं, यानी इस कानून को अवैध नहीं माना। 67 तक आते आते सुप्रीम कोर्ट बदल गया, और 67 में क्योंकि इस समय तक एक के बाद शास्त्री सत्ता में थे, शास्त्री सत्ता में थे, और इन दोनों के विचार से सुप्रीम कोर्ट बड़ा प्रभावित थी। ठीक है, अब इसके ठीक बाद शास्त्री साहब की मृत्यु हो गई ताशकंद में, तो 67 में केस गया, फिर इसके बाद एक केस गया, और इस समय सत्ता में बैठ गई थी इंदिरा गांधी, और यह मामला था गोलकनाथ पंजाब राज्य मामला 67 में, और इस समय सत्ता में आई इंदिरा गांधी, और यहां तक जुडिशियरी अपने आप को बदल रहा था। जुडिशियरी का व्यक्ति प्रमुख, व्यक्ति को अधिकार दिया। जुडिशियरी ने क्या किया कि उस कानून को पलट दिया, यानी कि पूर्व के निर्णय को पलट दिया। जो इस निर्णय में कहा गया था कि कानून ठीक है, कानून ठीक है, इस वाद में उस कानून को ही पलट दिया और कहा कि नहीं जी आप फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकते। विवाद बढ़नी शुरू हो गई। अब संसद यहां लड़ना शुरू कर दिया, संसद और न्यायपालिका। अब, अब संसद कहे कि हमें समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना है, और ये कहता कि व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स महत्वपूर्ण। इन दोनों के बीच सर्वोच्चता की लड़ाई शुरू। अब अब क्योंकि इंदिरा गांधी नई नई सत्ता में आई थी, अब उस समय तो पूरे देश का पलपेट तो सब तो शांति से हो गया, चल रहा था। 71 तक आते आते इंदिरा गांधी इतनी ताकतवर हो गई, इतनी ताकत हो गया इंदिरा गांधी के पास। इंदिरा गांधी का मतलब मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के पास उसके सामने कोई टिका ही नहीं, जिसको चाहे उसको बना दे। आज जो आप सुनते हैं ना कि देखिए जी सत्ता में है जो उसको बिठा रहा है, उसको बिठा रहा है, इंदिरा गांधी के दौर को याद कीजिएगा तो आपको और समझ में आ जाएगा सत्ता में कैसे बिठाया जाता था। कि एन रे को जो सबसे एकदम नया बंदा था, और उसको कहा तुम चीफ सीजीआई बनोगे, ठीक है जाओ बना देते हैं। जब सिकरी ने केशवानंद भारती मामले में अपना निर्णय दिया था, तो सत्ता का जो दम होता है ना वो अलग ही होता है नशा, और ये कूट करके भरा हुआ है प्रत्येक नेताओं। एक नेता की बात नहीं, ऐसा कोई नहीं जब सत्ता मिलती है तो वो पागल हो जाता है, नहीं यहां पर भी यही हुआ। सीजेआई ने यानी गोलकनाथ मामले में उस कानून को बदल दिया और फंडामेंटल राइट्स कहा कि नहीं जी ठीक है। विवाद तो बढ़नी थी, और क्योंकि कांग्रेस समाजवादी व्यवस्था को तरफ देख रहा था, और जनता के पास किस मुंह से जाएगा, कि फिर तो वही वाली व्यवस्था शुरू ना हो जाएगी, जिसके पास संपत्ति रखेगा और इसका विस्तार करेगा, और जिसके पास नहीं उसका नहीं रहेगा। तो कांग्रेस यानी कि राजनीतिक दल किस मुंह से जनता के पास जाए, एक विवाद क्रिएट हुआ। और इसी में क्योंकि यहां तक आते आते इंदिरा गांधी, मैंने कहा ना कि ताकत
अर्जित कर ली थी और 1971 में एक बड़ा संविधान संशोधन। धीरे धीरे पहले संविधान संशोधन में तो थोड़ा सा खत्म किया गया, 71 वाले संविधान संशोधन में बहुत परिवर्तन कर दिया। 24वां संविधान संशोधन 1971 में, और इसमें एक नया उपबंध जोड़ दिया। इसमें एक नया उपबंध जोड़ दिया, 4। पहले 13(3) तक था, अब 13(4) जोड़ दिया 24वें संविधान संशोधन के बाद। और कहा ना कि देखो भाई, अनुच्छेद 368 हमको अधिकार देता है, और अनुच्छेद 368 हमको इतना अधिकार देता है कि हम संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकते हैं। और अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए उपबंध 4 जोड़ दिया, और कहा गया कि नहीं जी, हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान में संशोधन, किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। यहां तक था ही नहीं, कहा कोई संशोधन नहीं करेंगे जो फंडामेंटल राइट्स को, कहा कि नहीं जी हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये है, ये अधिकार। और संविधान मतलब, संविधान में संशोधन का मतलब मैं कहीं भी संशोधन कर सकता हूं, कहीं भी कर सकता हूं, यहीं पर क्रिएट हुआ। क्लियर? और सब कहीं भी संशोधन कर सकता हूं, तो यानी कि फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकता हूं। कहीं का भी मतलब कहीं भी, तो मैं फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकता हूं। यही कारण है कि समय समय पर फिर संशोधन शुरू हो। और सिर्फ यही धारणा नहीं बनाई, ताकत तो देखिए संसद का। संसद ने अपने इस ताकत के दम पर, संसद ने 24वें संविधान संशोधन के तहत 13(4) को जोड़ दिया। ठीक है, 13(4) जोड़ दिया और कहा कि हम संशोधन कर सकते हैं अनुच्छेद 368 के तहत, हम फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकते हैं। तो जब कानून बनता है ना बंधु, तो कानून जिस समय राष्ट्रपति का साइन होता है ना, वहां से लागू होता है। इसमें बदल गया सब कुछ। इसने कहा नहीं जी, पहले से लागू होगा, पहले से लागू होगा यह व्यवस्था। यानी कि गोलकनाथ के निर्णय को ही पलट दिया। जिस समय गोलकनाथ ने 1967 में निर्णय दिया था, उस समय से लागू होगा, यानी कि पूर्व के निर्णय से लागू होगा, पूर्व से लागू होगा। एक नया विवाद क्रिएट हो गया। अभी तक तो जुडिशियरी सर्वोच्चता चल रही थी, एक नया विवाद हुआ, संसदीय सर्वोच्चता। इसने संसदीय सर्वोच्चता की अवधारणा को स्थापित कर दिया। आज जो आप सुनते हैं ना कि संसदीय सर्वोच्चता, देखो जी संसद ताकत हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया, दिल्ली वाले मामले में, अध्यादेश वाले मामले में, कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था अध्यादेश को लेकर के। ठीक है, निर्णय दिया। आप यहां देखिए कोई निर्णय किस रूप में पलटा गया था 1971 में, और पलटा ही नहीं गया था, पूर्व निर्णय से लागू हुआ। यानी कि उसके बाद दिए गए सारे निर्णय खत्म, गोलकनाथ के बाद आए सारे निर्णय इस संबंध में सब खत्म हो गए, और सब का अधिकार संसद ने कहा कि नहीं जी वो सब में परिवर्तन होगा। ये एक लड़ाई छिड़ गई। और मैंने कहा ना, जब सत्ता मिलती है तो व्यक्ति दंभ में भर जाता है। इसको चुनौती दिया नानी पाल की, कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। तो पागल एकदम हो गया है कार्यपालिका। ठीक है, कुछ भी करने को तैयार बैठ गया। और इसीलिए इसी समय एक केस आया। अच्छा, इससे एक व्यवस्था 13(4) हुआ, अब संपत्ति का भी अधिकार खत्म हो सकता था। ठीक है, एक विवाद आया, और वह 1973 में आया।
जिसको आप केशवानंद विवाद कहते हैं। केशवानंद विवाद एक्चुअली केरल के एक मठ है, वहां से संत है केशवानंद, उन्होंने संपत्ति विवाद को लेकर के याचिका दायर, और उस केस को लड़ा नानी पालकी वाला। नानी पालकी वाला अगर कहें तो एक ऐसा वकील है जो गॉड फादर है सब वकीलों का। अगर जो वकील बड़ा वकील बनना चाहता हो और नानी पालिके वाला का फोटो अपने पर्स में रखे, ऐसा कोई वकील नहीं होता जो ये ना चाहता हो कि हम नानी पालकी वाला जैसा ना बने। सरकार डरती थी उससे, उसको कई बार और ये महान्यायवादी बनाने की भी बात कही कि आप सरकार के ही वकील व अटॉर्नी जनरल बनाने की बात हुई, क्या बन जाइए, कहा कि नहीं एकदम नहीं बनेगा। इंदिरा गांधी से थोड़ा सा बेचारे को उससे बहुत खफा रहते थे, चाहते नहीं थे कि वो नानी पालकी वाला। उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह सेंट्रल के खिलाफ केस और इस केस को लड़ा उन्होंने। और एक ऐसा उस समय जज थे सीकरी साहब, उस निर्णय को दिया सीकरी साहब की अध्यक्षता में एक केस, और उस केस को लड़ा था पालकी वाला। बात इतनी आ गई कि यहीं पर अच्छा अब तक का सबसे बड़ा संविधान पीठ बैठा, 13 सदस्य संविधान पीठ। इतना विवाद था इस पूरे विषय पर, इतना विवाद था, क्योंकि मैंने कहा ना कि सरकार दंभ में इतना आ गई थी कि प्रत्येक परिवार का कभी प्रीवी पर समाप्त करना शुरू कर दिया, सब कुछ समाप्त करना शुरू कर दिया। अब प्रीवी पर्स वह था जब भारत में रजवाड़ों को सम्मिलित किया जा रहा था, भारत में रजवाड़ों को जब सम्मिलित किया जा रहा था तो उसको कुछ विशेषाधिकार दिया गया था। किसको? तो रजवाड़ों को, कि आप सम्मिलित हो जाइए, आपको प्रति महीना है जो प्रति सालाना है जो आपको पेंशन मिलेगा, कुछ सुविधाएं मिलेगी। इंदिरा गांधी ने कहा ये तो बेकार है, ये तो समाजवाद के खिलाफ है, समानता के खिलाफ। देखिए इंदिरा गांधी का कार्य गलत नहीं था इस रूप में देखे तो, लेकिन जो तरीका था वह अजीब सा था। एक साइन कर दे चलो जिला को, डोमिनेंट नेचर, एक गलत नहीं। कहा कि एक को हम अधिकार देंगे, विशेषाधिकार देंगे तो समानता कहाँ रहेगी? तो समानता स्थापित करने के लिए विशेषाधिकार नहीं रहेगा, ये समानता का मतलब होता है विशेषाधिकार का ना होना। बात तो आ गई। यहीं पर केशवानंद भारती मामले में निर्णय हुआ, सीकरी साहब ने निर्णय दे दिया, और सीकरी साहब ने कहा भैया तुम परिवर्तन करो, संसद को अधिकार है, लेकिन मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं करोगे। यहीं से मूल ढांचे की अवधारणा शुरू हुई। तो सरकार ने पूछा मूल ढांचे की परिभाषा बता दीजिए, तब हम समर्थन संशोधन नहीं करेंगे। तो कहा यह हम तय करेंगे। आप कौन होते हैं मूल ढांचा की परिभाषा पूछने वाले? समय समय पर मूल ढांचे की परिभाषा की जाए। तो शुरुआत में इन्होंने कहा पंथ निरपेक्षता को समाप्त नहीं करेंगे आप। पंथ निरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता, संविधान का मूल भावना, न्याय, ये सभी मूल ढांचा है, इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी कि सरकार को बंधन में बांध दिया, तुम इतना इसी तक आओगे, इसके बाहर नहीं जाओगे। यानी संसद जो एकदम उपद्रव फैलाने पर बैठ गई थी, कार्यपालिका एकदम पागल हो गया था, उस कार्यपालिका को बांधने का काम किया सुप्रीम कोर्ट, और कहा मेरे पास अधिकार है, संविधान का संरक्षक हम हैं, इसलिए मूल ढांचे की अवधारणा दी। डीडी बसु ने तो इसकी जबरदस्त आलोचना की है मूल ढांचा, ताकि मूल ढांचा की ऐसी व्यवस्था है कि आने वाले समय में इतना विवाद खड़ा करके रखेगा, और आज तक विवाद इस पर संबंध में होता रहता है, और आने वाले समय में न्यायपालिका को बदलना पड़ेगा इसको। क्लियर? तो यह मूल ढांचे की अवधारणा दी, और जो निर्णय हुआ था ना बंधु, यह निर्णय हुआ था 7 और 6 से, यानी कि
7 समर्थन में थे और 6 इसके विपक्ष में थे। अब सोचो कितना विवाद रहा होगा जजों के बीच में, हर मुद्दे पर चर्चा हुई और एक वोट से वो जीता है पक्ष इसके मूल ढांचे की अवधारणा के लिए। उसी के बाद इतना विवाद, क्योंकि अब तो आपके पास अधिकार आ गया संशोधन करने का, तो बाद में ज्यादा समय नहीं हुआ 19, अच्छा इतना, अब जब ये व्यवस्था आ गई मूल ढांचे का, तो इंदिरा गांधी को लगा ये तो मुझे चुनौती मिल गया, ये तो मुझे चुनौती मिल गया। सीकरी साहब का अंतिम दिन था, इसके बाद वो रिटायर हो गए, निर्णय देने के बाद रिटायर हो गए। और अब बार बार हम ये कहते हैं कभी कभी जज ना भगवान बनने की स्थिति में चला जाता है। उनको लगा कि हम ऐसा निर्णय दे करके जाएं कि इसको जमाना याद रखे, याद ही रखे हुए नहीं, पढ़ ही रहे हैं। तो कभी कभी जज ना सुपरमैसी में चले जाते हैं। यह जो धारणा थी, सीकरी साहब रिटायर कर गए, इंदिरा गांधी बर्दाश्त कैसे करती, संभव ही नहीं था। ये जो सीधा सीधा चुनौती था कार्यपालिका को, और कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका को भी, क्योंकि कार्यपालिका बैठा हुआ विधायिका में। ठीक इनके बाद एन रे को बना दिया और बिना वरिष्ठता का नियम बनाए, बिना वरिष्ठता को ध्यान में रखे होगा, जाओ जी तुम बन जाओ, और खुले मन से सरकार के पक्ष में इन्होंने निर्णय दिया, खुले मन से निर्णय दिया। यही था कि कार्यपालिका किस प्रकार न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप कर रही है। यहीं से कॉलेजियम व्यवस्था का नींव पड़ गया। ये तो पागल हो गया है सब, यानी कि सीधे सीधे कार्यपालिका में हस्तक्षेप हो गया, ये न्यायपालिका में हस्तक्षेप हो गया। और यहीं से 1983 में पहला न्यायाधीश मामला और 1992-93 दूसरे न्यायाधीश मामला से होते हुए 2003 तक आते आते कॉलेजियम व्यवस्था स्थापित होती चली। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका है जो न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने लगी, सर न्यायाधीश चुनने लगे, तो जिसको आप न्यायाधीश चुनेंगे आप ही के पक्ष में निर्णय देगा। ये बड़ा स्थिति रहा। और 1978 तक आते आते, अब यहां पर एक और विवाद देखिए, इसके ठीक बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। और 42वें संविधान संशोधन को पढ़ करके देखो, आपको लगे है क्या, ये बनाया क्या है, ये डिक्टेटरशिप का जो नमूना आपको मिलेगा ना, वो 42वें संविधान संशोधन में मिलेगा, जो कहता है ना कि कैसा होता है डिक्टेटर। 75 में आपातकाल लागू हुआ और 76 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, और 76 में 42वां संविधान संशोधन में कई बातें संवर्ती सूची में डाल दिया, राज्य सूची से निकाल करके। शिक्षा, जंगल, ठीक है, वन, इस सब, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीटी में कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या डाला गया था। तो इसके साथ इतना छेड़छाड़ हुआ संविधान के साथ कि संवर्ती सूची में परिवर्तन हुआ, विषय में, संवर्ती सूची के विषय में परिवर्तन हुआ, और राज्य सूची से उठा करके कई संवर्ती सूची में। क्यों? इस संवर्ती सूची पर केंद्र का भी अधिकार है, सीधा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं डिक्टेटर, कि संविधान का प्रयोग करते हुए कैसे अपना सत्ता स्थापित, कैसे डिक्टेटरशिप स्थापित किया जाता है। और उधर तो छोड़िए, एक सबसे बड़ा उदाहरण है इसका कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। अब सोचिए बंधु, 6 वर्ष कर दिया था, 6 वर्ष तक सत्ता में रहेंगे। तो गनीमत हो के बाद में इसमें चेंज हुआ 44वें संविधान संशोधन पर, क्लियर। और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से कहा कि ये तो गलत था। 42वें संविधान संशोधन और 1978 में जो विवाद आया, और इस समय मोरारजी देसाई सत्ता में बने, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री,
ठीक है। और मोरारजी देसाई ने इस सत्ता में इसमें परिवर्तन करते हुए संपत्ति के, यहाँ तो धीरे धीरे संशोधन ना हो रहा था जी। मोरारजी देसाई ने तो कहा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, खत्म ही कर दो संपत्ति के अधिकार को, और संपत्ति के अधिकार को ही समाप्त कर दिया। यानी कि फंडामेंटल राइट्स का 19 एक का एफ और 31 समाप्त कर दिया, और उठा करके 301 में डाल दिया। फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेगा, कानूनी अधिकार रहेगा। कानूनी अधिकार का मतलब निचला अदालत से आओ, निचला कि हम कोई भी एक प्रस्ताव पारित करवा करके उसमें संशोधन करवा देंगे, तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया। क्लियर। यही व्यवस्था आप देखिए किस तरीके से प्रक्रिया हो रही, कभी समीक्षा आ रहा है, कभी सक्रियता जैसी स्थिति आ रही है, कभी एकदम सर्वोच्चता जैसी स्थिति आ रही है। इतना क्वेश्चंस पुटअप करना शुरू कर दिया ना इस, यहाँ से सबसे ज्यादा इस सीरीज से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैं अभी चर्चा किया हूं ना, इस सीरीज से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कैसे बनता है क्वेश्चन, इस सीरीज से मैं बात करूं अभी वाले क्लास की, तो इस सीरीज से आपको संसदीय सर्वोच्चता से बनेगा क्वेश्चन। इस सीरीज से आपको बनेगा मूल ढांचा से क्वेश्चन। इस सीरीज से बनेगा न्यायिक समीक्षा से क्वेश्चन। इस सीरीज से बनेगा न्यायिक पुनराविलोकन से क्वेश्चन। ठीक है। इस सीरीज से बनेगा शक्तियों के पृथक्करण से क्वेश्चन। इस सीरीज से बनेगा फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन। ये अपने आप में एक ग्रंथ हुए है क्वेश्चंस का, और उठा करके देखिएगा बीपीएससी के क्वेश्चंस को। कॉलेजियम की धारणा तो यही से शुरुआत हो गई धीरे धीरे। इस सीरीज से धीरे कॉलेजियम भी बनेगा, और उठा करके देखिए ऐसा कोई साल नहीं जब इससे पूछा न गया हो क्वेश्चन। हमेशा पूछता है जी, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपको। इतना कॉन्ट्रोडिक्शन था इस दौर में। क्लियर। इसी से पूछे जाएगा भूमि सुधार से क्वेश्चन। क्लियर। कई सारे क्वेश्चंस आपसे यहाँ से बनते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? अब लिखिए, पहले इसको उतार लीजिए एक बार, ये काम आएगा। राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में कोई चर्चा। राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रपति जस्ट लाइक है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप समझिए कि हालांकि संवैधानिक प्रमुख, लेकिन कई बार ये प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है क्या? नहीं। लेकिन राष्ट्रपति को रबर स्टैंप नहीं कहा जा सकता। अगर उसकी शक्तियों को पढ़ करके देखें तो आपको लगेगा अरे सारा शक्ति तो राष्ट्रपति में है, कहीं तो कुछ है ही नहीं कोई। नहीं,
लेकिन मेन है कि उसको समझने की जरूरत कि राष्ट्रपति किस रूप में शक्ति का प्रयोग करे। ठीक है। आज के दौर में जिस तरीके से संसद की स्थिति हो गई है, आज के दौर में इस संसद को एक मजाक के रूप में ले लिया है। चाहे वह सांसदों का निलंबन हो। मैंने तो कल ये देखा कि देख करके शॉक्ड हो गए हम कल। भाई, सांसद का मुझे बाहर निकालो, मुझे निलंबन करो। मजाक बना दिया है इस सब बेहूदों ने। कह रहा है कि मुझे निलंबन करो, और नहीं निलंबन ऐसा कहेगा, नहीं नहीं बैठो, हम निलंबन नहीं करेंगे तुमको, बैठो। तो नहीं मुझे निलंबन कर लो, कागज फेंक रहा है उस पर, स्पीकर पर, टेबल पर चढ़ जानबूझकर निलंबन होने के लिए सब कर रहा है, ताकि हम बाहर चिल्लाएं कि देखो जी डेमोक्रेसी मर गया। विशेषाधिकार का मतलब ये कतई नहीं है ये, यानी कि आप जो है जनता के प्रति जो सरकार को दबोचना चाहिए था, गला दबोचना चाहिए था सरकार का, कॉलर पकड़ना चाहिए सरकार का, कि बताओ तुमने कार्य क्यों नहीं किया, ये काम तुमने रोजगार के लिए कितना काम किया, तुमने सामाजिक विकास के लिए कितना काम किया, क्यों नहीं भारत है जो है जो सड़कों का कितना विकास हुआ, रेलवे का कितना विकास हुआ, दबोचना चाहिए। ये सभी निलंबन होने के लिए लड़ रहा है, हमको निकालो हमको निकालो हमको निकालो, और नहीं कर रहा है ना तो चढ़ रहा है। एक अजीब सी एक संसद में खेल चल रहा है। अभी सीआरपीसी न्याय के संबंध में भी पूरा चर्चा, और उस पर भाग लेना चाहिए, सरकार को दबोचना चाहिए, इसमें क्वेश्चन पूछना चाहिए कि बताओ इसमें फांसी की सजा दिया है तो किस आधार पर फांसी की सजा दिया है। और बैठ करके जा करके अच्छा देखिए, बेहूदगी की हद देखिए। उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हुए व्यक्ति, संवैधानिक पद है, आप ही का कोई नकल करता है तो कितना बुरा लगता है कि देखो मेरा नकल उतार रहा है। नहीं, और इस तरीके से नकल करना कितना बुरा लगता है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, और उसका ये हद हो गई है। मतलब लगता ही नहीं है कि अच्छा सरकार तो खुश है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर सरकार को ना, लगता है ना कि सरकार एकदम निश्चिंत मुद्रा में, कोई प्रश्न ही नहीं पूछता है हमसे। मतलब इससे आसान विपक्ष आज तक किसी पार्टी को नहीं मिला होगा, आज तक नहीं मिला होगा, रियलिटी में बताते हैं। मतलब सरकार तो खुशी से पागल होगी अंदर अंदर कि चलो यार तुम सब करते रहो, अपना काम करते रहे। ये दबोचना चाहिए था, वरना अटल बिहारी वाजपेयी के 4 सांसदों की सरकार ने नाक में नकेल कस के रख दिया था नेहरू साहब को। तब 4 सांसद, राम मनोहर लोहिया अकेले नकेल कस के रख दिए थे, समाजवादी व्यवस्था से जो प्रभावित थे, अकेले नकेल कस के रख दिए थे पूरे विपक्ष, पूरे सत्ता पक्ष को। लोकतंत्र में यदि विपक्ष मजबूत नहीं होगा ना बंधु, वह डेमोक्रेसी नहीं चल सकता है। इसलिए जानबूझ करके निलंबन हो जाइए और चिल्लाइए बाहर, देखो जी डेमोक्रेसी खत्म हो गई। नहीं, ये अजीब सी व्यवस्था चल रही है क्या। ये कहीं नहीं है। राष्ट्रपति यह देखता है, राष्ट्रपति जो विधायिका की यानी कि जो कैबिनेट जो प्रस्ताव भेज देता है, राष्ट्रपति उस सामान्य, याद रखिएगा संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है। सामान्य विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है उसी पर वीटो ला सकता है, उसी को रोक सकता है। संविधान संशोधन के माध्यम से कोई भी अगर प्रस्ताव जाता है तो राष्ट्रपति इस पर कोई भी अधिकार पार ये नहीं कर सकता, अधिकार का प्रयोग लेकर वीटो पास नहीं कर सकता, ये है ही नहीं उसका। यहाँ तो संविधान संशोधन ना हो रहा है बंधु, सामान्य प्रस्ताव थोड़े ना है। क्लियर, लिखे।
पहले लिखे राज्य। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 इसके अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। इसके अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, स्थानीय स्वशासन, तथा अर्ध सरकारी संस्था को राज्य का दर्जा राज्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। क्या लिखे? जिसके अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, स्थानीय स्वशासन तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं को सम्मिलित किया गया, राज्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अभी के अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 इसके तहत चार प्रकार के उपबंध सम्मिलित, चार प्रकार के उपबंध इसके तहत चार प्रकार के उपबंध सम्मिलित किए गए हैं। अनुच्छेद 13(1) तथा 13(2) के तहत अनुच्छेद 13(1) तथा 13(2) के तहत राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो तथा यदि कोई कानून बनता, तथा अनुच्छेद 13(3) के तहत किसी प्रकार का अध्यादेश आदि जारी नहीं किए जा सकते।
इस संबंध में जारी नहीं किए जा सकते। क्लियर? यदि कोई कानून या कृत्य किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, या कृत्य किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उस कानून की समीक्षा कर उसे शून्य घोषित कर सकती। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, संविधान में न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता का उल्लेख नहीं है। ध्यान रखिएगा, संविधान में आप जो बार बार पढ़ते हैं, क्वेश्चंस आता है न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, कोलिजियम, ये कहीं उल्लेख नहीं है। आश्चर्य वाली बात है ना। और सुप्रीम कोर्ट इसका अधिकार का व्यापक प्रयोग करता है। एक्चुअली 13 उसको देता है, 32 देता है, 226 देता है, 132 देता है, 136 देता है। क्लियर है? ये उसको अधिकार देता है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकता है। प्रत्यक्ष रूप से कहीं उल्लेख नहीं है न्यायिक समीक्षा का। 13 देता है, दे नहीं रहा, एक प्रकार का दे ना रहा है समीक्षा का, कि यदि तुम है जो, यानी विधायिका या कार्यपालिका कोई कानून बना दे या कार्य ऐसा करे, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सके, सुप्रीम कोर्ट उस कानून की समीक्षा कर सकता है और उस कानून को जीरो घोषित कर सकता है? नहीं कर सकता। यही कारण अब हड़बड़ाया हुआ है जातीय जनगणना वाले, जो अभी जो बिहार में हुआ, यही कारण अभी हाल ही में 2-3 केसेस सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दिए, निर्णय दिए। अभी 370 वाला तो न्यायिक समीक्षा में नहीं था। जब संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन की उसमें जरूरत नहीं थी, राज्य संबंधी कोई भी प्रावधान करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आदेश के माध्यम से पारित हो जाएगा। कैबिनेट एक प्रस्ताव पारित करवा देगा संसद से, दोनों संसद से, अब पहले राज्यसभा में, क्योंकि राज्य का मतलब राज्यसभा का विषय है, तो राज्यसभा से लोकसभा, लोकसभा से सीधे राष्ट्रपति, सीधा साइन। कहीं से संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। इसे 370 के लिए संविधान संशोधन नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। तो जब भी इस तरीके का, तो मामला तो गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उसको समीक्षा किया, तो सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय है। या आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया था 10%, उसकी भी समीक्षा हुई, या अभी सीएए की समीक्षा हुई। यानी कि कोई भी सामान्य विधेयक का हो, अथवा कोई मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ, संविधान संशोधन से जुड़ा, सभी मामला समीक्षा के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि संविधान का संरक्षक न्यायपालिका है। क्लियर? यही कारण है अनुच्छेद 13 देता है, यदि किसी प्रकार का कोई कानून बनता है और जिसे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता हो, तो हम उसकी समीक्षा कर सकते हैं। इसे ध्यान रखिएगा बंधु, मैं थोड़ा सा अलग हट करके लिखा बता रहा हूं, इस टॉपिक से नहीं जुड़ा हुआ। जब भी समीक्षा आएगा ना, समीक्षा आएगा, तो समीक्षा का मतलब ये कतई नहीं है, समीक्षा का मतलब है विधायिका की समीक्षा, कानून की समीक्षा, कानून की समीक्षा। ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार की समीक्षा होती है। कानून की समीक्षा, अभी कुछ देर पहले मैंने चर्चा भी किया। दूसरा, कार्यपालिका के कृत्य की समीक्षा, कार्यपालिका के कार्य की समीक्षा, कार्य की समीक्षा। इसी में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया था, सरकार काम करे लॉकडाउन में, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसी में आया। और एक कहती है न्यायिक समीक्षा, अपने पूर्व दिए निर्णय की समीक्षा, न्यायिक समीक्षा।
देखे, गो शंकरी प्रसाद और सज्जन प्रसाद वाला मामला पलट दिया था गोलकनाथ मामले में। अब गोलकनाथ वाला मामला पलट दिया केशवानंद भारती मामले में, यानी अपने ही निर्णय को पलट दिया। तो उसको बोलेंगे न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनराविलोकन। ये है न्यायिक पुनराविलोकन। बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के मन में कि न्यायिक पुनराविलोकन किसको बोलेंगे। ये है, ये समीक्षा के तहत आता है तीनों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम। क्लियर। और ये तो अभी चर्चा में है, चलता ही रहता है ये तो। इसको उतार लीजिए नोट करके। पॉलिटी इतना मजेदार लगता है ना कि पढ़ते रहे पढ़ाते रहे, मजाक नहीं करते। एक पॉलिटी एक आई आर। हाँ, पहले ये खत्म तो होने। सैटरडे संडे चलेगी संडे को। हाँ सर, करंट चलेगी संडे को। आज करंट की क्लास ना ले पाएंगे। थक जाता है इंसान डेली के चक्कर में। कल दो को ले लेंगे। आ गया गनीमत, है ना हो। हाँ, लड़का लेकिन बड़ा प्यारा है। हाँ, यहाँ पर कोई और नजर भी आ रहा है। तुम्हारे सिवा कोई नजर ही नहीं आता है। गलत मत समझना। क्लियर हो गया। तेरह चार, तेरह तीन तक हो गया ना, तेरह चार में क्या लिखे लास्ट में। शून्य घोषित कर सकता है नहीं। तो शून्य घोषित कर सकता है, इस प्रक्रिया को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। इस प्रक्रिया को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा के से तात्पर्य जो होता है कि जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय या बनाए गए कानूनों की समीक्षा करना, ये न्यायिक समीक्षा कहलाता है। तब विधायिका के कानून का, कार्यपालिका के कृत्य का और न्यायपालिका के निर्णय का, वो तो तब ना माना जाएगा। अगर सिर्फ देखेंगे नहीं जी कानून की समीक्षा करना, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तीनों को रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अगला लिखिए इसी में पैराग्राफ चेंज करके। 1971 में 24वें संविधान संशोधन द्वारा, पैराग्राफ चेंज करके, हम 13 लिखा रहे हैं, हमने उसमें हम मौलिक ढांचा नहीं लिखा रहे। हम समझाए थे मौलिक ढांचा, लिखवाए नहीं है। 1971 में 24वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन के माध्यम से
13 4 उपबंध को शामिल किया गया। जिसके तहत विधायिका जिसके तहत विधायिका मौलिक अधिकार में भी परिवर्तन कर सकता है। इस संशोधन के माध्यम से पूर्व में दिए गए निर्णय, ब्रैकेट में लिखिए गोलकनाथ बात, इस संशोधन के माध्यम से पूर्व में दिए गए निर्णय, ब्रैकेट में लिखिए गोलकनाथ बात, को पलट दिया गया। ठीक है, यह व्यवस्था संसदीय सर्वोच्चता को स्थापित करने जैसा प्रयत्न नजर आता है। यह व्यवस्था संसदीय सर्वोच्चता को स्थापित करने जैसा प्रयत्न नजर आता है। नहीं तो इससे तो यही हो गया ना कि दोनों के बीच अब लड़ाई क्रिएट हो गई। नहीं, क्यों कहा कि मैंने निर्णय दिया तो मेरा निर्णय पलट दिया। और न्यायपालिका तो बैठी हुई थी कि कोई केस आए और हम उसको बस सुनाए। और सीकरी साहब ने ऐसा सुनाया नहीं। 1973 में केशवानंद भारती बाद में मूल ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत हुई। वहीं 1978 तक आते आते मोरारजी देसाई के काल में, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, ऐसे करना, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार, ब्रैकेट में लिखे अनुच्छेद 19(1)(f), 19 अनुच्छेद 19(1)(f) तथा अनुच्छेद 31 को हटाकर कानूनी अधिकार, ब्रैकेट में लिखे अनुच्छेद 300 का ए ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया।
हाँ ए बोलते हैं, क बोलिए चाहे ए बोलिए। क्लियर हो गया अब? क्लियर? अब समझिए, तो आप तो अनुच्छेद 13 कितना बड़ा था? तो अच्छा, बिना 13 को समझे हुए क्योंकि अनुच्छेद 368 नहीं समझ पाइएगा। और क्योंकि यहीं से 13 से ही ये निकला था, मूल ढांचा की अवधारणा। तो यदि मूल ढांचा बोलेगा ना बंधु, तो ऐसे नहीं बोलेगा। ध्यान रखना, मूल ढांचा यदि क्वेश्चंस आएगा ना, तो ध्यान कैसे पढ़ेंगे मूल ढांचा। तो मूल ढांचा का मतलब क्या होता है, ऐसे ये अलग टॉपिक है मूल ढांचा। ध्यान रखिए, 13 में तो ये बताया ना कि संशोधन कर सकते हैं। मूल ढांचा अलग टॉपिक है, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं मूल ढांचा से। ठीक है, मूल ढांचा की अवधारणा परिचय, मूल ढांचा की अवधारणा का विकास कैसे हुआ, विकास जो अभी हम चर्चा किए। ठीक है, विकास कैसे हुआ, मूल ढांचा के संबंध में विवाद क्या है, तर्क क्या है। तर्क का मतलब क्या, पक्ष और विपक्ष। तर्क क्या देंगे आप मूल ढांचा के पक्ष और विपक्ष में। और उसके बाद विपक्ष का मतलब क्या, इसकी समक्ष चुनौतियां क्या है, और इसका समाधान क्या ढूंढा जाना चाहिए। और इसी क्वेश्चंस को जोड़ देगा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से, शक्तियों के पृथक्करण से जोड़ देगा कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया है, परंतु मूल ढांचे ने न्यायिक सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयत्न किया है। क्लियर? इस संबंध में अपने विचार प्रकट करें या अपने तर्क दें। अब कंफ्यूज्ड कि शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता वाली बात कहां से आ गई? नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे इसी क्वेश्चन को दे देगा न्यायिक सर्वोच्चता से, क्वेश्चंस को बोल देगा न्यायिक सर्वोच्चता से के साथ जोड़िए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो नहीं लिख पाइएगा, ये दो अलग अलग शब्दावलियां हैं। और इसी क्वेश्चंस को मूल ढांचे को जोड़ देगा आपको आर्टिकल 21 से। और ये पूछा गया है क्वेश्चन, आर्टिकल 21 वाला, कि मूल ढांचे से क्या तात्पर्य है। आर्टिकल 21 ने इसका किस प्रकार विस्तारित स्वरूप प्रदान किया है, इसे किस प्रकार विस्तारित स्वरूप प्रदान किया है। क्लियर? अब आर्टिकल 21 नहीं समझिएगा तो कहानी खत्म। कहीं पर भी आर्टिकल नहीं है बंधु, सब में अप्लाइड है। और जितने भी अप्लाइड है ना, वो सब के सब करंट से जुड़े हुए मामला है, हाल के दिनों में। क्लियर? तो यहां से मूल ढांचा वाला टॉपिक जोड़ देगा। और ये इतना मुझे लगता है कि अगर आपको एक क्वेश्चन एकदम मेंस का एक क्वेश्चन एकदम सेफ मोड में रखना चाहिए, अगर न्यायपालिका से पूछता है या प्रावधान से, तो मूल ढांचा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इससे पीटी में कई बार क्वेश्चन आए हैं। जैसे हाल ही में इस वक्त केशवानंद भारती मामला आ गया था, नहीं केशवानंद भारती वाला मामला आया था ना, पूछ दिया था ना। कई बार मूल ढांचा से पीटी में कुछ, ये पीटी प्लस मेंस, मेंस का तो हॉटेस्ट टॉपिक है, ये पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। से मूल ढांचा ये है बंधु। क्लियर? उतार लीजिए इसको नोट करके। अब क्लियर होता चला जा रहा है ना सारा कुछ। आप ना एक ये कर लीजिए कि प्रीवियस का ना सारा क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस बैंक ले लीजिए, दोनों का क्वेश्चंस बैंक ले लीजिए आप, यूपीएससी और पीपीएससी दोनों का, मेंस का। आपको देखिएगा ना कि यूपीएससी का भी आपको क्वेश्चन, अगर यहाँ से पढ़ा रहे हैं तो यूपीएससी वाला भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा आपको। तो वो तो लेखन शैली पर डिपेंड ना करता है। ठीक है, लेखन शैली पर डिपेंड ना करता है। क्लियर? तो आपको ना दोनों मिल जाएगा आपको, यूपीएससी का भी सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको, और बीपीएससी का, बीपीएससी तो खैर 100% मिल जाता है, इससे बाहर क्या पूछेगा। ठीक है,
आप अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया है कि अब पढ़ाए पढ़ाए हैं और वहां से क्वेश्चंस एक न लड़ा हो। हर क्वेश्चन नहीं लड़ जाता है बीपीएससी वाला तो। ये सब पीटी में भी इतना वैरी किया, पीटी में लगभग 8 या 9 क्वेश्चंस लड़ गए थे। क्लियर। अब मेंस वाला तो खैर 100% हो जाता है। तो जब आप इस रूप में पढ़िएगा, इसी क्वेश्चंस को नहीं जोड़ करके पूछा जा सकता है मूल ढांचा से। क्लियर। तो एक तो ये पार्ट हो गया, तो ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसे। मूल ढांचा बस मैंने बता दिया है कि मूल ढांचा की अवधारणा यहां से निकली। मैं भी फंडामेंटल राइट से मूल ढांचा नहीं पढ़ा रहा, मैं आगे पढ़ाऊंगा। जब फंडामेंटल राइट्स पूरा पढ़ा दूंगा ना, फिर मैं इस पर आगे चर्चा करूंगा। बशर्ते मैं भूल ना जाऊं, इसलिए टॉपिक मैंने आप लोग को ये कर दिया है कि इस पर चर्चा करना है। चलिए, अच्छा 12 और 13 तो क्लियर हो गया, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है 12 13 में अब। नहीं। अब इसके बाद एक टॉपिक और आता है, वो है अब 14 से आइए, 14 से लेकर के 18 तक। पहले क्योंकि टोटल कितना है, 14 से लेकर के 30 तक, 31 आपने पढ़ लिया। 31 तो अभी आपने पढ़ ही लिया ना कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त करे। संपत्ति का अधिकार तो जमींदारी पर था। अच्छा, इसमें एक टॉपिक मैंने उसमें एक शब्दावली लिखवाया है, भूमि सुधार। डीपीएसपी में 39 में भी भूमि सुधार है, और यहाँ पर भी भूमि सुधार लाया खत्म किया गया। ठीक है। और भूमि सुधार लागू करने का प्रयास किया गया। भूमि सुधार आपको पढ़ना, और भूमि सुधार आपको ऐसे में सबसे ज्यादा रोल अदा करेगा। ऐसे में आपको भूमि सुधार पढ़ने के लिए कहां जाना पड़ेगा, तो प्रभावती के गुप्त अभिलेख से या उसके पूर्व अभिलेखों से। जब धार्मिक अनुदान में भूमि दे दिया जाता था, वहां से जाना पड़ेगा। और वहां से एकता प्रथा होते हुए, मनसबदारी होते हुए, जागीरदारी व्यवस्था होते हुए आना पड़ेगा। आप फिर उसमें महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त होते हुए आइए, और फिर आइए 1951 में, और उसको जोड़ते हुए, बिहार से जोड़ते हुए तब आइए नक्सलवादी व्यवस्था से जोड़ते हुए, तब जाकर के एक भूमि सुधार आपका क्लियर। अब बिहार में आपको पता चला, अच्छा बिहार में गरीबी का मेन कारण तो कुछ और था। ठीक है। वहां से क्लियर होगा एक, तो अलग ही टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में आपको बताया जाएगा भूमि सुधार वाला। तो यहाँ पर 14 से 18 तक में, अच्छा क्योंकि मैंने यहाँ पर तो कितने प्रकार के अधिकार हैं, 5 ही है ना, यहाँ पर तो 5 ही है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। छठा तो 32 में ना है, यहाँ पर तो 5 ही है ना। तब 5 में कौन कौन सा है, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, और शिक्षा संस्कृति। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, समानता का, जिसका उल्लेख 14 से 18 में। तो यदि मैं समानता, तो एक तो मन में एक प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा, समानता कहते किसको है। बार बार हम सुनते हैं सब बराबर, सब समान। तो समानता का मतलब क्या होता है, कितने प्रकार की समानता होती है। तो सामाजिक समानता का मतलब क्या हुआ, आर्थिक समानता का मतलब क्या हुआ, राजनैतिक समानता का मतलब क्या हुआ। ध्यान रखिएगा बंधु, इसमें 14 15 16 नहीं पढ़ने हैं, 14 15 16 17 18 सब इसी में आएगा पूरे में। और इसमें राज्य क्या काम कर रहा है, समानता ऐसे कतई नहीं पढ़ना है कि 14 ये कर रहा है, 15 ये कर रहा है, 16 ये कर रहा है। ठीक है। संविधान इस संबंध में क्या कहता है, इस संबंध में फंडामेंटल राइट्स का के संबंध में क्या कहता है, और डीपीएसपी इस संबंध में क्या प्रयास कर रहा है। डीपीएसपी का मतलब, मैं कहने का मतलब है कि राज्य इसको बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है, राज्य द्वारा प्रयास का मतलब है केंद्र और राज्य दोनों।
दोनों क्या कर रहे हैं? क्लियर? चुनौतियां क्या है और इसका समाधान क्या ढूंढेंगे? अब ध्यान रखिए, सामाजिक समानता में क्या, तो लैंगिक समानता क्या है, और जातीय समानता क्या है? ध्यान रखिएगा। आर्थिक समानता में क्या, तो संसाधनों का वितरण, आर्थिक समानता को स्थापित करने के लिए क्या है? अवसर की समता क्या है? आरक्षण इसी में है। इसके तहत भी है, इसके तहत भी। और राजनीतिक समानता में क्या, तो नारी शक्ति बंधन वाला इसी में ना था? नारी शक्ति बंधन, अनुच्छेद 326, सार्वभौमिक मताधिकार। अब सोचिए कि ये टॉपिक फंडामेंटल राइट्स का उठाया और कितना सारा है। नहीं, यही से क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्टली कभी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा कि 15 क्या करता है, 16 क्या करता है, 17 क्या करता है। ठीक है। अच्छा, समानता का मतलब किसको, तो पहला प्रश्न तो यही आता है कि समानता का मतलब क्या है। तो मतलब कहते हैं कि किसी को भी विशेषाधिकार न मिलना, कोई सब बराबर। समानता का मतलब यह है बंधु कि सब बराबर होगा, सभी बराबर। यानी कि किसी को भी विशेषाधिकार नहीं रहेगा, विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, किसी को भी विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। न तो कानूनी रूप से मिलेगा, ना सामाजिक रूप से मिलेगा, ना आर्थिक रूप से मिलेगा। नहीं, अब सोचिए ना भाई, कि संजय दत्त भी जेल में गया, पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। शाहरुख खान का बेटा भी जेल में गया, सलमान खान गया। अब बेचारा डर से घर ही से बाहर नहीं निकलता है, बिश्नोई गैंग खड़ा है। क्योंकि जब से वो काला हिरन वाला जो मामला हुआ है, काला हिरन वाला, वो तब से बिश्नोई है जो एकदम, क्योंकि बिश्नोई समाज से है, बिश्नोई समाज है जो काला हिरन को पूजता है, हिरन को पूजता है वो, और उसमें शिकार किया था, तब से उसके पीछे पड़ा, तो ही मारा था लॉरेंस बिश्नोई। वो बेचारा घर ही से बाहर नहीं निकल रहा है। अब क्या निकलेगा? लॉरेंस बिश्नोई ऐसा है कि मैं एक ब्रिगेडियर का एक न्यूज, एक ये पढ़ रहा था, तो कहा कि खालिस्तान, हाँ गौरव, ठीक है, तो कह रहा था कि यदि आप जो है खालिस्तान को यदि शांत करना हो तो लॉरेंस बिश्नोई को ना अधिकार दे दो, छोड़ दो बस, सारा खालिस्तानी डरता है उससे। कितना बड़ा गैंग, एकदम सिंपल सा लड़का लगता है। हाँ, उसकी कहानियां अलग है, लॉरेंस तो अच्छा, समाज की एक बड़ी वितृष्णा है बंधु। समाज में अपराधियों को हीरो बना करके पेश किया जाता है, हीरो बना करके पेश किया जाता है। कल मैं एक बाहुबली का एक इंस्टाग्राम पर देख रहा था, आजकल रील देखने का आदत पड़ गया हमको भी। तो इंस्टा पर देख रहा था, तो उसमें एक बाहुबली है मोकामा के, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, समझ जाइएगा सब। ठीक है, तो एक बाहुबली है। ठीक है, अब उनको वो दिवाली मना रहे हैं, पुराना वीडियोस है, नया वाला वीडियोस तो हो नहीं सकता है क्योंकि अभी सेवा कहीं और दे रहे हैं वो। ठीक है, तो वो उस वाले वो में अब बड़ा अच्छा से गाना फिट कर दिया है एकदम, रील्स, अब रील्स में तो गाना फिट कर देता है, गाना में एकदम मार्मिक गाना, आप सुनेंगे तो क्या है हीरो ये, उसको तांगे पर एकदम तांगा तांगा दौड़ाते हुए दिखा रहा है वीडियो में, देखो मेरा हीरो दौड़ रहा है। भारतीय समाज इतना विकृत हो गया है ना कि वह अपराधियों को भी, बाहुबलियों को भी
हीरो बना करके पेश कर रहा है इसके माध्यम से। और आप वही हीरो जब उससे वसूलता है तो कहता देखो जी मेरा शोषण कर रहा है। ये भारतीय समाज की भी तृष्णा है, गलती है ये कि आप उसको हीरो बना। अच्छा, इसमें रियल हीरो की कहीं नहीं चर्चा होगी। जो रियल हीरो सैनिक के माध्यम से, जो रियल हीरो समाज का, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता एक से बढ़कर एक है, उनका नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन उनको एक अलग ही, यूपी के एक बाहुबली है, महाराजा है, राजा महाराजा है, वो कहीं जाते हैं तो पूरा एकदम कैमरा साथ अच्छा आजकल तो एक नया चलन आ गया है सोशल मीडिया। जितने अधिकारी बनते हैं ना नए नए, सब हीरो बनने की स्थिति में चला गया है। सब चाहता है हीरो बनना। अभिषेक नाम का एक आईपीएस था, वो तो हीरो में ही चला गया। तो बचपन से शौक है तो बना का है, तो बना का है तो इस्तीफा दे देते आप। अब जब डंडा पड़ा है योगी सरकार का तब दिया है। योगी सरकार ने उसे हटाया है, सो कॉज नोटिस भेजा है, तब दिया है। तो जब आपको बनना ही, एक और उत्तराखंड के एक हीरो है, ठीक है, वो जहां जाते एक कैमरा साथ लेकर के चलते हैं। आप बताइए, जहां जाइएगा, यानी कि आपने अपने आप को एकदम, आप काम कहां कर रहे हो, तब तो दिखा रहे हैं ना आप तो। नौकरशाही अधिकारी को ये शोभा नहीं देता। नेता सबको तो भाई वोट मांगना है, उसको तो जनता के बीच जाना है, लेकिन अधिकारी, अधिकारी एक चंद्रकला नाम की एक अधिकारी थी, आजकल कहाँ है, घोटाले में फंस गई हैं। और उनके बारे में कहा जाता वाह, इनसे बेहतर तो कोई अधिकारी पैदा नहीं हुआ है भारत में आज तक, इतना ईमानदार। और वो ईमानदारी आज कहाँ है, वो बेचारी ज्वाइन नहीं कर पाई। उसके बाद ये सोशल मीडिया के दौर में ये होता है। अच्छा, मैंने कहा ना कि आप कितनों बड़ा हीरो बन जाइए, कानून से बड़े नहीं है बंधु, कानून से बड़े नहीं हो सकते। सोचिए ना, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अपने बेटा की शादी में नहीं जा पाए, बेटा का तलाक भी हो गया तब भी नहीं जा पाए, बीमारी लेकर के आ गए, वो बीमारी के कारण छूटे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, बीवी बीमार है, नहीं, कानून से बढ़कर नहीं हो सकते गुरु, चाहे आप कितना भी पद पर क्यों ना हो जाएं। यही समानता। हाँ, या भले बोल सकते हो वो कानून का दुरुपयोग कर सकता है, उसके पास अच्छा वकील है, वकील का खेल है, वो अच्छा वकील है इसलिए है जो कानून है जो तोड़ लिया, बचा लिया। वरना बचाने के लिए तो कितना गया भी था, नहीं, कहां बच पाया। एन सिंह ने तो लड़ा था ना निर्भया वाला कांड, केस लड़ा था ना, कितने केस के। इसे समझिए, समानता का मतलब ये नहीं है बंधु की एक, समानता का मतलब किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलना। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, क्या बोले? हाँ, अच्छा के तो अपनी बात होगी। ये यही तो विशेषाधिकार है कि भाई राज्य उसके पीछे लग गया था, पूरा पूरा लॉबी लग गया था। लेकिन न्यायपालिका देखिए तो कभी कभी न्यायपालिका भरोसा भी जगता है, लेकिन कभी कभी लगता है ना कि इससे ज्यादा दुर्दशा किसी की ना हो।